नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी प्यारे भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी आप सभी ख्याल रखते हुए चल रहे होंगे। पूरी आशा करता हूं कि साथ ही आप पढ़ाई के हर एक एंगल को कवर करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी क्लासेस में बहुत बार बताया है कि न सिर्फ लाइव क्लास लेने से फ़ोन सामने रखकर हमारी तैयारी परिपूर्ण हो सकती है, बल्कि उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको लाइव क्लास लेने के अलावा भी और 2-3 काम करने पड़ते हैं, जिनमें शामिल होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस और रात को सोने से पहले रिवीजन। जरा मुझे बताएं कि किस तरह से आप सभी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, एक बार बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मोहन बाबू गुड मॉर्निंग। सभी आप रिवीजन कर रहे हैं ना? एक बार थम्स अप करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन के माध्यम से चाहे कि जो कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में लेंसेज के बारे में पढ़ा था और मेरा आपसे प्रश्न है कि बताइए, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन है आपके पास आभासी, आभासी या सीधा, यानी कि वर्चुअल, या फिर वास्तविक ले लेते हैं ना, रियल। बताइए, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन है दोनों। क्या दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, बोथ, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा प्रतिबिंब वो नहीं बना सकता है। अवनीश, मोहन, मीना, बहुत बढ़िया, आप सभी का रिवीजन चल रहा है। सतीश कुमार, दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, एकदम शानदार। मोहम्मद मंजूर आलम, बिल्कुल सीधा रियल। आकाश सैनी, शुभम सिंह, वेरी गुड, लाजवाब, शानदार, दोनों तरह के प्रतिबिंब ये बना सकता है। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे, आपकी सलाह से रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड बाबू। ठीक है, आप सभी ने जल्दबाजी में पहला ऑप्शन कर दिया होगा, लेकिन आप देखें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है, वो दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमें दर्पण और लेंस में सिर्फ इतना सा ही फर्क समझना है कि जो काम उत्तल दर्पण करता है वो लेंस में अवतल करता है, और जो अवतल दर्पण करता है वो लेंस में उत्तल लेंस करता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है आपका? उत्तल लेंस दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, कि दोनों तरह की इमेज ये बना सकता है। अब देखिए, अगर हम फटाफट से रिवीजन करें अब तक जो हमने पढ़ा है, तो चैप्टर है आपका प्रकाश, और उसमें पढ़ रहे हैं हम प्रकाशिक घटनाएं, ऑप्टिकल फिनोमिना। और पहली घटना हमने पढ़ी परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने पढ़े दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण का एक सेगमेंट अपना पूरा था, बहुत सारे क्वेश्चन बनने की वहां से संभावनाएं हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी घटना हमने पढ़ी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने बड़ी गहराई में जाना अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और फिर हमने जाना लेंसों के बारे में। और हमने देखा कि लेंस दर्पण से कुछ अलग थोड़ी है, सिर्फ उल्टा उल्टा करते चले जाना है। तो लेंस में हमने, मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को कवर कर लिया था, यानी हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है उस चीज को बड़े अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? इनके उपयोग, अवतल और उत्तल लेंस के उपयोग पढ़ेंगे, और फिर अपनी कहानी को आगे शुरू करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे लेंस के उपयोग, लेंस के उपयोग यानी कि यूज ऑफ लेंसेज। और फिर से वही बात है, कौन से लेंसेज हैं भाई? दो तरह के लेंस हैं हमारे पास, एक तो अवतल लेंस है और एक है हमारे पास उत्तल लेंस। दोनों के ही उपयोग देखेंगे। अब देखो, लेंसों का जो उपयोग होता है वो होता है सही से देखने के लिए। क्यों भाई? सही से किसको नहीं दिखता है? देखिए, बहुत सारे लोगों को दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, और बहुत सारे लोगों को नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। अब सवाल आता है कि अगर दूर है तो कितने को हम दूर कहते हैं और कितने को हम नजदीक कहते हैं? तो दूर का मतलब क्या होता है? हमने एक लिमिट बनाई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु दूर है, और हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर से पीछे रखी वस्तु नजदीक है।
समझ गए? जैसे मान लो मेरी आंखों से ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहां के अगर पार कोई वस्तु रखी है तो दूर हो जाएगी, और यहां के अगर इधर कोई वस्तु रखी है तो नजदीक हो जाएगी। तो एक सवाल पहले आप ये लिखेंगे नोट डालकर कि स्पष्ट दृष्टि की, एक सवाल, स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये कितनी होती है? एक सवाल तो यहीं से आता है। तो आप कहोगे साहब 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर एक पैरामीटर है जिसमें हम मानते हैं। एक सवाल यहां से पूछा जाएगा, अब सुनो कि भाई किसी की दूर की नजर कमजोर होती है और किसी की पास की नजर कमजोर होती है। आपने सुना भी होगा, ऐसे बोलते हैं गांव में, बुजुर्ग लोग बोलते हैं भैया मुझे दूर का नजर नहीं आता। कभी कभी छोटे बच्चों को भी, आजकल तो चश्मा कॉमन हो गया है, छोटे बच्चे भी देखें आप लगाए फिरते हैं। अच्छा, जब चश्मे की बात उठती है तो आप सभी को मेरा चश्मा जानने की बड़ी इच्छा रहती है, जरूर ये सवाल आता है हर क्लास में। तो मेरा चश्मा भैया कोई नजर का चश्मा नहीं है, मैं केवल क्लास लेते समय चश्मा लगाता हूं ताकि यहाँ बहुत सारी रोशनी होती है, उससे बचने के लिए ब्लू कट चश्मा है, आंखों में दर्द ना हो बस, बाकी मेरी कोई नजर कमजोर नहीं है। अब देखिए, आंखों में दो तरह के लेंसों के उपयोग जो हैं वो कहाँ होते हैं? दृष्टि दोष के निवारण में। और दो तरह के दृष्टि दोष आपके होते हैं। एक तो होता है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं आप हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए, नाम से सुनने में तो भाई ऐसा लगता है कि किसी की दूर की नजर कमजोर होगी, नाम से सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दूरदृष्टि दोष का अर्थ होता है, दूरदृष्टि दोष का अर्थ होता है कि दूर स्थित वस्तुएं साफ नजर आती हैं, दूर स्थित वस्तुएं साफ नजर आती हैं, मतलब जैसा नाम है उसका उल्टा काम है। दूर स्थित वस्तुएं साफ नजर आती हैं, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सीम्स क्लियर, कि दूर स्थित वस्तुएं कैसी नजर आती हैं? साफ नजर आती हैं। अब तुम कहोगे भैया फिर हमारे मजे क्यों लिए जा रहे थे? भाई जब इसका नाम, जब दूर की वस्तुएं साफ नजर आती हैं तो दूरदृष्टि दोष क्यों रख दिया? हमें तो उल्टा लग रहा है सुनने में। दरअसल इस बात से इसका नाम नहीं रखा जाता है। नाम रखने की दूसरी वजह होती है, हमें उतना गहराई में नहीं जाना, वहां से सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे। अच्छा, अब देखो दूसरा दोष और पढ़ लो, फिर देखेंगे किसमें कौन सा लेंस लगता है। तो दूसरा दोष आपका आता है दूरदृष्टि दोष के साथ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक सवाल तो यहीं से बन जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ नजर आती हैं, तो इसको हम कॉपी मार लेते हैं और इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो सुनने में उल्टा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं। आप कहोगे जी इसमें हमें, इसमें कर लो निकट, कि निकट की वस्तुएं साफ नजर आती हैं। निकट कर लेंगे, यानी कि यहां कर लेंगे नियर, बस। आप कहोगे कि निकट स्थित वस्तुएं साफ नजर आती हैं। तो एक पॉइंट तो यहां यही आपको ध्यान में रखना है कि ये उल्टा होता है दोनों एक दूसरे के। अच्छा, अब देखिए बात आती है कि इनका निवारण कैसे करें, इनका समाधान कैसे करें। तो दूरदृष्टि दोष के समाधान के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस तरह के लेंस का? उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। अब देखो, जहां भी दो चीजों को याद रखने की बात आए वहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। इसलिए जब भी ऐसी दो चीजें आपको याद रखनी हो तो हमेशा ना ट्रिक से याद रखो। कैसे? मैंने क्या ट्रिक बनाई है, पहले हिंदी वाले देखो, मुझे बताओ दूर और निकट में से अक्षरों की संख्या किसमें ज्यादा है? आप कहोगे साहब दूर और निकट में से तो निकट में ज्यादा है। फिर मैं पूछता हूं कि उत्तल और अवतल में से किसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है? आप कहेंगे उत्तल और अवतल में से अवतल में ज्यादा है। तो देखो, कम वाले के लिए कम दे दो
और ज्यादा वाले के लिए ज्यादा दे दो, बस बात खत्म। अब देखिए यहां इंग्लिश वाले, देखो इंग्लिश वाले थोड़ा उल्टा करना, यहां पे ज्यादा लेटर है, यहां पे कम लेटर है, यहां पे कम लेटर है, यहां पे ज्यादा लेटर है, यानी ज्यादा वाले को कम दे दो और कम वाले को ज्यादा वाला दे दो, बस। अब मेरे हिसाब से तो कुछ याद ही नहीं रखना। दो तरह के दोष, दूर निकट, दो तरह के ही लेंस, उत्तल अवतल। हिंदी में ज्यादा वाले को ज्यादा, कम वाले को कम, इंग्लिश में कम वाले को ज्यादा, ज्यादा वाले को कम, बस। तो ये हो गए लेंसों के उपयोग जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। भैया यूं तो लेंस बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी जगह पे लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पेपर में केवल यही दो इस्तेमाल पूछे जाते हैं। अगर नोट हो जाए तो कृपया एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया मिथिलेश, वेरी गुड। नीतीश बाबू थैंक यू। यूथ की बुक में तीनों साइंस हैं रजनीश, बिल्कुल। शिवम बाबू क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही है। चलो जी ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला मुद्दा क्या शुरू होता है, नोट आपका हो गया, वेरी गुड। लेंस में अगला मुद्दा जो आता है वो आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, या उसे कभी कभी लेंस की शक्ति भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे आप पावर ऑफ लेंस। देखो क्या होती है पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है। अच्छा ये टॉपिक हमें ना दर्पण में नहीं पढ़ा था, इसकी जरूरत केवल हमें लेंस में ही पड़ती है। यूज ऑफ मिरर नहीं बताए हैं सर, भाई एक बार सभी कंफर्म कर दो कि सच में मैंने यूज ऑफ मिरर बताए हैं कि नहीं बताए हैं। सतीश बाबू तुम जो यहाँ इस व्यक्ति को खड़े हुए एक पल में यूं बदनाम कर देते हो, ऐसे मानो कि सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी छुड़वाया हो। अगर गलती से कहीं कोई टॉपिक रह गया हो तो अलग बात है, बाकी ऐसे कॉमन कॉमन टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छुड़वाए कि यूज़ ऑफ द मिरर। भाई सभी एक बार बता दो कि क्या वाकई मैंने आपको यूज़ ऑफ द मिरर नहीं करवाया है। अच्छा, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। गुरुजी पढ़ाई के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग करें। देखो आपको अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है तो शौक में मत लगाओ चश्मा, ये सच में अच्छी चीज़ नहीं है। शौक में तो बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन 2 4 6 घंटे पढ़ने पर अगर आंखों में जोर पड़ता है, आंखों से लिक्विड आता है, तो फिर आपको ज़रूरत है। और सिंपल ब्लू कट चश्मा ले लो, वो नीली रोशनी को रोकता है, मतलब जो हानिकारक रेडिएशन होता है, चमक को रोक देता है, एक तरह से ये मतलब है, बस चमक आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी। अब देखो लेंस की क्षमता से मेरा क्या तात्पर्य है। मान के चलिए हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, दो उत्तल लेंस लेते हैं। ये हमारे पास हैं दो उत्तल लेंस, एक और एक दो। दोनों पर पीछे से प्रकाश की किरणें समांतर आकर पड़ रही हैं, दोनों पर पीछे से लाइट रेज पैरेलल आके पड़ रही हैं, ऐसे, और इस पर भी ऐसे। अब देखो पहला वाला लेंस मस्त बैठा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, किरणें आएंगी कहीं आराम से मस्त फोकस हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, चिल मार रहा है, बिल्कुल मेंटोस जिंदगी जी रहा है। इसने क्या किया, किरणें आई हैं, ओहो, इसने इनको ताकत लगा के, बहुत स्ट्रेंथ लगा के, और यहीं की यहीं जल्द से जल्द फोकस कर दिया, यहां से यहां फोकस कर दिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इन दोनों में से ताकत किसको ज्यादा लगानी पड़ी, ताकत किसको ज्यादा लगानी पड़ी, तो ताकत लगानी पड़ी है हमें इन दोनों में से इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा ताकत लगी है, ठीक है, इसमें हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ी है। यानी कि पावर जो है, ताकत जो है, वो हमें इसमें कम लगानी पड़ी है और इसमें ज़्यादा लगानी पड़ी है। अच्छा ये क्या है, इसने किरणों को यहाँ फोकस किया और इसने किरणों को यहाँ फोकस किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में कम है, ये फोकस दूरी कम है और ये फोकस दूरी ज़्यादा है। बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई है। अच्छा नहीं कराए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। वो रह गए होंगे बाई चांस, दोबारा से बता दूंगा, 1 मिनट का काम है बस। वो भी अच्छी है भाई शेष बाबू, वो भी अच्छी है। तो जरा बताओ ये बात समझ में आ गई है कि जो लेंस किरणों को ज्यादा दूर फोकस करेगा, ज्यादा दूर फोकस करेगा, उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। और जो कहेगा नहीं जल्दी फोकस करना है, तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जल्द से जल्द करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर, P फॉर पावर, F फॉर फोकस दूरी। मैं लिख देता हूं कि P क्या है आपकी पावर यानी कि शक्ति, शक्ति को किससे दिखा रहे हैं हम, पावर से, P से, और F क्या है उस लेंस की
फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो मैं कह सकता हूं कि पावर और फोकस दूरी दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पावर और फोकस दूरी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बोलो मेरी बात सही है? पावर और फोकस दूरी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि फोकस दूरी जो है वो पावर की उल्टी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कि बताओ पावर का एसआई मात्रक, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, तो साहब जी आप कह देना एसआई यूनिट होती है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम दिखाते हैं लेटर डी से। बोलो कैसी बात रही? लेकिन एक बात याद रखना कि जब जब तुम लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लगा रहे हो डायोप्टर, तो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? एसआई ही होनी चाहिए। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? आप कहोगे जी मीटर, तो यहां लिख लो कि दूरी किस में होनी चाहिए, ब्रैकेट में लगा के मीटर में। क्यों? क्योंकि इन सवालों में आपने देखा अब तक सब में सेंटीमीटर में दी जा रही थी, और यही हम गड़बड़ करते हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हैं कि मीटर में ही होनी चाहिए? क्योंकि एसआई मात्रक निकाल रहे हो तो एसआई में ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार समझ आया हो तो थम्स अप कर दो, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और फिर हम लोग सवालों को करेंगे। कोई बात नहीं है, मिरर में उपयोग नहीं कराए, वो गलती से रह गए होंगे, बाकी बहुत छोटा सा टॉपिक है, करवा दूंगा मैं, परेशान मत हो। डायोप्टर, बहुत बढ़िया, सभी को बढ़िया समझ आया। ओके, उम्मीद है नोट भी हो गया होगा। चलो अब देखो, अगर आप बेसिक बेसिक पढ़ो, लेंस की क्षमता को ऊपर ऊपर से पढ़ो तो इतने में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप रेलवे के लिए पढ़ेंगे और आपको चाहेंगे कि गहराई में साइंस पढ़नी है, तो इतने से बात नहीं बनेगी। इसमें थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा। क्या? आपको पढ़ना पड़ेगा लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन। अब इस टॉपिक की थोड़ी गहराई में चलते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि असल में हम गहराई में साइंस पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, लेंसों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब देखो लेंस के कॉम्बिनेशन में वो क्या करेगा, वो लेंसों को जोड़ना शुरू कर देगा, लेंसेज को कंबाइन करना शुरू कर देगा, लेंसों को आपस में जोड़ना शुरू कर देगा। कभी ताकत उसे घटाने पड़ेगी, कभी ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग लेंसों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे सुनो कैसे, इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, एक तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि मान लो कोई भी दो लेंस हैं, कोई भी हो सकते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, मान लो चाहे दो अवतल लेंस है हमारे पास, कुछ इस तरह से ये, और मैंने इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे करके मैंने इनको आपस में जोड़ा हुआ है। अच्छा यहां तो जुड़ेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेंस ऐसे ही बना लेता हूं। दो लेंस है मेरे पास और मैंने इनको आपस में जोड़ दिया ऐसे। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड का समय देंगे मुझे, है ना। इस तरह से बनाओ कि जो ये जुड़ सके, ऐसे, और दूसरा बनाओ ऐसे। ठीक है, अब मैंने दो लेंस आपस में ये जोड़ दिए। मान लो इस लेंस का नाम दे लो 1, ये है लेंस आपका 1 और ये है लेंस आपका 2। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी शक्ति p1 है। इसकी फोकस दूरी f2 है, इसकी शक्ति p2 है। लिखने की जरूरत तो नहीं है, f फोकस दूरी, p पावर पहले लेंस की दूसरे लेंस की। अब आपसे पूछेगा कि इस संयोजन को मिलाने से, दोनों को मिलाने से जो हमें फोकस दूरी या जो हमें शक्ति मिली है वो कितनी है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। एक सेकेंड, इनका कलर कर लेते हैं वाइट। अब थोड़ा अलग समझ में आ जाएगा कि दो लेंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब बोलेगा कि संयोजन की कुल क्षमता या संयोजन की कुल फोकस दूरी बताओ। तो जैसे हमने प्रतिरोधों को जोड़ा था, रजिस्टर्स को जोड़ा था, और उसमें क्या आता था, दोनों को जोड़ने के बाद तुल्य आता था, ऐसे ही यहां पे भी तुल्य आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुल्य संयोजन की तुल्य फोकस दूरी।
भाई तुल्य का मतलब जब ये दोनों जुड़ गए तो कुल कितनी बन गई, यानी कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकस दूरी कोई आपसे पूछे तो कहना 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस, अच्छा बस इतना ही रहने दो इसमें, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और f क्या है, f है इन दोनों की मिला के कितनी आई, ठीक है, और f1 f2 इन दोनों की अलग अलग है। अच्छा फिर कोई आपसे पूछे कि तुल्य क्षमता बताओ, तुल्य शक्ति बोले, तुल्य क्षमता बोले, यानी कि इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट का मतलब समझते होंगे आप कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला भाई 1/f की जगह p, सिंपल लिख दो, p बराबर p1 प्लस p2। अब देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं सवाल कराऊंगा आपको समझ में आएगा, हालांकि इस पर सवाल तो मुश्किल ही पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन थ्योरी में f1 f2 का चिन्ह कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है ये ध्यान रखना है। देखो अगर भाई दोनों लेंस आपको अवतल दे दिए तो दोनों की फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी, एक अवतल दे दिया एक उत्तल दे दिया, वो डायग्राम बताएगा यहां उत्तल है यहां अवतल है, इसको हमेशा 1 मानोगे इसको 2 मानोगे, वैसे कुछ भी मान लो कोई समस्या नहीं है। तो उत्तल दे देगा तो उसकी फोकस दूरी प्लस होगी, अवतल की फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई आपको, बताओ जल्दी से। तो वो निर्भर करेगा प्लस माइनस कि कौन सा दर्पण आप इस्तेमाल में ला रहे हो। तो जरा बताएंगे, आपको याद हो जाएगा कि अगर दो लेंस जोड़ देगा तो फोकस दूरी और शक्ति के ये फॉर्मूले हो जाएंगे। हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, इस गहराई में नहीं जाना कि आता कहां से है, वो नहीं देखना है। मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन गलत था, कोई बात नहीं अंकित, आप मुझे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन था, मैं उसको सही करा दूंगा। एक बार ना सब्जेक्ट अंकित और क्वेश्चन नंबर बता देना, उसे मैं सही करवा दूंगा। भैया समझ में आ गया, ओके। अब देखिए एक केस तो ये बन गया, अब इसमें दूसरा केस क्या बन सकता है, वो आपसे क्या कर सकता है, वो दूसरा केस देगा केस नंबर 2, और वो कहेगा कि मैंने दो लेंस लिए हैं, चाहे वो देखो जैसे भी लेंस हो सकते हैं भाई, कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने दो लेंस लिए हैं और इन दोनों को एक डिस्टेंस से सेपरेट किया है, ये दोनों लेंस मैंने लिए हैं और इन दोनों को मैंने थोड़ी दूरी पर रखा, वहां इनके बीच में कोई दूरी नहीं थी, बिल्कुल चिपका के रखे हैं। अब मैंने इनको एक दूरी पर रखा है और उस दूरी को मैंने कहा है डी, कुछ भी हो सकती है दूरी भाई, भाई 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, चाहे जो हो। इसकी शक्ति क्या है P1, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी शक्ति P2, इसकी शक्ति F2। अब संयोजन की कुल शक्ति क्या होगी, तो संयोजन की कुल शक्ति हो जाएगी दोनों शक्तियों का जोड़ माइनस दूरी गुणा पहली शक्ति गुणा दूसरी शक्ति, सीधा सीधा फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। ये हो जाएगी संयोजन की कुल शक्ति, और अगर आप चाहते हैं संयोजन की फोकस दूरी तो P का उल्टा होता है F, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D बटे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, F1 गुणा F2, ये आ जाएगा फोकस दूरी का फॉर्मूला। मेरे हिसाब से मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल विपिन बाबू, वो तो देखो हमने प्लस माइनस लगाने तो सीख ही लिए हैं, फोकस दूरी भी नेगेटिव हो सकती है और जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव है उसकी शक्ति माइनस में आएगी अपने ही आप। भाई रितेश बाबू वो प्लीज मैं नहीं कर सकता, आप देखो सर्च कर लीजिए, वो थोड़ा सा अलाउड नहीं है, वो चीजें मैं नहीं कर सकता। मैथ बहुत टफ लगती है, देखो भाई अनुराग बाबू, कोई भी विषय हमें तब टफ लगता है जब हम जितनी उस विषय को समझने के लिए रिक्वायरमेंट है उन्हें नहीं कर रहे हों। अगर आप अच्छे से, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने प्रैक्टिस की है, आपने रिवीजन किया है, तो कोई भी विषय फिर टफ नहीं रहेगा। टफ वो विषय है जो हमें समझ नहीं आता है, इसलिए ना पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटने पे ध्यान मत दो। आप अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये जानकारी करो प्रॉफिट होता क्या है,
उसके बाद जैसे ना हम क्या करते हैं मैथ्स में तो ज़्यादा करते हैं, सवाल देखा, सवाल को पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, बस हमें पता अच्छा हानि पूछ रहा है तो ये संख्या की गुणा कर दो, उनका जोड़ कर दो। जब हम ट्रिक व्रिक से पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हो जाती हैं बाकी सवालों को करने में। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैं आपको असल सच्चाई बताऊं कि मैंने जो जिस जॉब में मैं हूं तो उसमें इंजीनियरिंग के तो 46 सब्जेक्ट आते ही आते हैं। 4 साल के हमारी इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट आप तैयार करते हैं, ये आपका जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गई, ये चारों सब्जेक्ट भी आते हैं। मतलब आपकी तैयारी के अलावा 46 सब्जेक्टों की तैयारी और करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग उस एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। तो भाई मैंने सिर्फ यही देखा, और मैंने ना कभी ये जो आपके वाले सब्जेक्ट हैं इनकी कभी तैयारी नहीं की। मैं आपके वाले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और ये वाले सब्जेक्ट तो मैं कभी नहीं पढ़ते हम इंजीनियरिंग में। तो इन सब्जेक्ट की तो कभी तैयारी ही नहीं की थी। मैंने इन सब्जेक्ट को सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा। भाई एक बार टीचर ने बताया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगा लिए। तो मैंने ये देखा कि आप इनका एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन आपसे सारे बनते चले जाएंगे। भाई अंकित मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप, एक बार पूरा आंसर कर दो आप। राशिक अंभोरे, बताओ बाबूजी क्या बात है। यूथ की बुक का पिक बता दो ताकि बुक लेने में आसानी हो। राहुल बाबू कौन सी जॉब है? भाई मेरी सब डिविजनल ऑफिसर की जॉब है दिल्ली जल बोर्ड में। चलो ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली फोकस दूरी के बारे में। और देखो शक्ति फोकस दूरी से इतने सवाल आपके बन जाते हैं। अच्छा अब एक काम और कर लो, आपका जो टॉपिक रह गया है, वैसे लेंस तो पूरी तरह खत्म हो गए हैं और मुझे आपको अब सवाल करवाने हैं, लेकिन एक टॉपिक आप बता रहे हैं रह गया है, दर्पण के उपयोग, तो उसको डाल लो यहाँ। और समझ जाना आपकी जब यहाँ आए या फिर दर्पण में कहीं हमने खत्म कराया हो ना, वहां जगह हो तो छोटे से में डाल लो दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग यानी कि यूज ऑफ मिरर, इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यूज ऑफ मिरर, तो देखिए दो तरह के हमारे मिरर हैं, एक है हमारा अवतल दर्पण और एक है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कौन केव मिरर, और एक है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो आपको अगर याद हो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो ये सदियों पुरानी बातें हैं जब हमने पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि उत्तल दर्पण जो है ना, वो केवल वस्तु का सीधा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु का सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ये हमने पढ़ा था। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि किसी भी चीज का उपयोग क्या उसके गुणों के आधार पर नहीं होता है? भाई मान के चलिए आपने एक कंपनी खोली और आपको उसमें इंजीनियर लेके आने हैं, तो आप इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों को ही तो लेके आओगे। तो किसी भी वस्तु का जो उपयोग होता है वो उसके गुणों के आधार पे होता है। अब उत्तल दर्पण का गुण क्या है? उसका गुण है कि वस्तु चाहे जहां भी हो, जितनी भी दूर हो, वो पास में हो, नजदीक हो, वो हमेशा छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ अब, कि जब तुम अपनी कार में बैठे हो या बाइक पे बैठे हो और साइड में जो दर्पण लगा होता है, हालांकि तुम तो उसे अपने मुंह की तरफ कर लेते हो, अपना मुंह देखने के लिए यूज करते हो, लेकिन असल में वो पीछे की चीजें देखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब एक बात बताओ मुझे कि आप उस दर्पण से, आप उस मिरर से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको क्या दिखाए? तो आप उम्मीद ये रखते होंगे कि आप ये चाहते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रक आ रहा है तो वो पीछे है तो छोटा रहे, नजदीक आ जाए तो उसका आकार बढ़ जाए। ऐसा चाहते हैं कि अगर आकार बढ़ गया तो भाई उसमें तो नजर भी नहीं आएगा वो इतने से दर्पण में। इतने से दर्पण में एक ट्रक कब दिखेगा आपको या कोई कार कब दिखेगी? जब उसका आकार छोटा होगा। और एक नहीं, उसमें चार चार कार दिखती हैं, चार चार ट्रक दिखते हैं। कब? जब उनका आकार छोटा हो। तो हमेशा आप चाहते हैं कि वस्तु चाहे जहां भी रहे लेकिन इसका आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। अच्छा आप ये भी नहीं चाहते कि वस्तु बहुत पीछे है तो सीधी हो, नजदीक हो गई उल्टी हो जाए ना, आप चाहते हैं हमेशा सीधी रहे। तो हमेशा सीधी, हमेशा छोटे आकार की वस्तु का प्रतिबिंब आप उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में चाहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों में जो मिरर लगा होता है उसको बोलते हैं पश्च दर्पण, रियर व्यू मिरर,
उसमें किया जाता है। तो याद रखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आप लिखेंगे इसका इस्तेमाल है वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, यानी कि इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में पूछा जाने वाला उत्तल दर्पण का एकमात्र सवाल। अब देखो मैं एक जुगाड़ बताऊं आपको, ट्रिक बताऊं कि इसके अलावा जितने भी इस्तेमाल हैं, इसके अलावा जितने भी इस्तेमाल हैं सबके सब अवतल दर्पण के हैं, सबके सब कॉनकेव मिरर के हैं। कौन कौन से उपयोग हैं देखो। पहला, आप जाओ किसी ब्यूटी पार्लर में या किसी महंगे से सैलून में, ब्यूटी पार्लर या सैलून में। अच्छा, मैं महंगा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गांव में सैलून होते हैं ना, हम सीधे साधे लोग, हमें क्या मतलब इधर उधर की हवाबाजी से। उनमें महंगे महंगे सैलूनों में वो जाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो 15 रुपये में शेविंग हो जाएगी, 20 रुपये में बाल सेट हो जाएंगे, हो गया 35 रुपये में काम। तो वहाँ नहीं होते हैं ये वाले दर्पण, वहाँ तो समतल दर्पण ही होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं। लेकिन अगर आप महंगे से सैलून में जाएं या ब्यूटी पार्लर में, तो बड़ी आवश्यकता। अच्छा, ब्यूटी पार्लर महंगे सस्ते कुछ नहीं होते, वो हमेशा ही महंगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के ब्यूटी पार्लर सस्ते हैं और बाहर के महंगे ना, वो हमेशा ही महंगे होते हैं। क्योंकि मेकअप की अगर 4 लेयर लगनी है तो वो गाँव में भी 4 ही लगेंगी, शहर में भी 4 ही लगेंगी। लड़के लोगों का अपना कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि मेकअप के नाम पे क्या है, दाढ़ी सेट हो गई, बाल वाल कटवा लिए, बस भैया हो गया मेकअप। शहर में भी यही है, गांव में भी यही है। ज़्यादातर शहर के कुछ बंदे होंगे जो चोचलेबाजी करते होंगे, लेकिन लड़की लोगों का नहीं है भाई साहब। शहर में भी यही है और गांव में भी यही है। तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, अब मान लो जैसे कि यहाँ पे वो काला काला सा लगना है कुछ, तो इतनी दूर से अगर हम देखेंगे तो दर्पण में हमें छोटा नजर आएगा, या सेम साइज भी नजर आएगा समतल दर्पण में तो नहीं दिख पाएगा। इसलिए किसका इस्तेमाल हो जाता है, अवतल दर्पण का। और उनको ब्यूटी पार्लर वाली दीदी बिठा देंगी फोकस से आगे। अब फोकस से आगे इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। या कहीं भी बिठा दो, सी से आगे कहीं भी बिठा दो, इमेज बड़ी बनेगी। भाई जैसे मान लो ये दर्पण फिक्स कर दिया, यहां इसका सी है, तो सी से आगे चेयर डाल दो, बस लो इमेज बड़ी बनेगी। अब इमेज जो बड़ी बनेगी उसमें आराम से मेकअप बढ़िया तरह से हो जाएगा। तो ब्यूटी पार्लर और सैलूनों में किसका इस्तेमाल। अच्छा, जिम, जो हमारे गांव वाले जिम होते हैं 500 रुपए वाले, उनमें नहीं होता है ये काम। उनमें तो एक्सरसाइज करने के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ता है एक मशीन पे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े जिम होते हैं जहाँ फीस अच्छी खासी होती है, तो उसमें वो लोग इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का, ताकि सूखे साखे से आदमी को भी बॉडी अपनी बड़ी दिखाई दे, इमेज बड़ी नजर आए। अवतल दर्पण का इस्तेमाल तो जिम हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, सैलून हो गए, उन सभी में इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल देखिए, एक सेकंड रुको। दूसरा इस्तेमाल, आप अगर कभी दांतों के डॉक्टर साहब के पास गए हों, आप कभी अगर दांतों के डॉक्टर साहब के पास गए हों, तो वो माथे पे एक वो लगा लेंगे मिरर सा, और फिर आपके दांतों पे रोशनी को डालते हैं। उससे क्या होता है, जो रोशनी आ रही है पहले मिरर पे डल रही है, और मिरर से जाने के बाद आपके दांतों पे फोकस हो रही है। भाई वो तो फोकस कर देगा ना, बहुत सारी रोशनी आएगी और इसको एक ही जगह पे फोकस कर देगा आपके दांतों पे। अब आपके दांतों पे एक साथ बहुत सारी रोशनी डालने का मतलब है उसको अच्छे से दिख जाता है, आपका दांत चमकदार दिख जाता है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट यानी कि दंत चिकित्सक भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, दंत चिकित्सक भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तीसरा, एक बहुत कंफ्यूजिंग यूज होता है क्या, अगर आपने कभी देखी हो टॉर्च या व्हीकल की हेडलाइट, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट, ये देखिए। तो आपने अगर कभी व्हीकल की हेडलाइट को देखा हो या आपने कभी टॉर्च को देखा हो, तो उसमें जो बल्ब होता है ना, बल्ब के पीछे एक सिल्वर कलर का इस तरह का कटोरी सी लगी होती है, सिल्वर कलर की एक इस तरह की कटोरी जैसी लगी होती है। अब देखो वो कॉनकेव शेप की होती है, वो अवतल दर्पण ही होता है। क्यों होता है समझो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो सामने लगा होता है। जैसे अगर आप किसी टॉर्च में देखें या उस लाइट में देखें, तो जैसे मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च और लाइट का सेम है, तो उसमें पीछे एक ऐसे कटोरी सी लगी होती है, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है और यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, जिससे रोशनी निकल के ऐसे करके जाती है सीधी। अब देखो होता क्या है कि कोई भी लेंस होगा ना,
उसमें से रोशनी निकलेगी, लेंस में से आर पार निकल जाती है, लेकिन 100% नहीं निकल पाएगी, 90% निकल जाएगी, 10% वापस टकरा के लौट आएगी। हालांकि लेंस का काम होता है आगे निकाल देना, लेकिन उसमें से पूरी आगे नहीं निकलेगी। जैसे मान लो ये हमारी टॉर्च है और ये इसका, अगले पेज पे बनाता हूँ, यहाँ जगह ही नहीं है आपको समझाने के लिए। ये खूब बड़ी सी टॉर्च बना लेंगे, ये इसका लेंस लगा हुआ है यहाँ, और इसमें वो जो वाइट कलर का मैं आपको बता रहा हूँ बाउल सा, वो यहाँ है, यहाँ इसमें बल्ब लगा होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही इससे रोशनी निकलती है, लाइट निकली है, लाइट निकल रही है, लेकिन कुछ लाइट जो है वो वापस भी आ जाती है। ये मान लो वापस आ गई ऐसे, अरे ये ले लो, कुछ वापस आ गई। अब वापस वाली लाइट तो भाई वेस्ट है, तो क्या करती है कॉनकेव दर्पण, क्या करता है अवतल दर्पण, क्या करता है अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को फोकस कर देता है, तो इसी के साथ मिला के बाहर भेज देता है, जिससे वेस्टेज बच जाती है। तो ये टॉर्च में भी होता है और व्हीकल की हेड लैंप में भी होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि टॉर्च एंड व्हीकल्स हेड लैंप, टॉर्च एंड व्हीकल्स हेड लैंप, कि टॉर्च और व्हीकल की हेड लैंपों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बच्चे क्या रट जाते हैं कि भैया दर्पणों में वाहनों में इस दर्पण का इस्तेमाल होता है। अरे भाई वाहनों में तो दोनों तरह का इस्तेमाल हो रहा है, ये वाहनों की तो हेड लैंप है, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख लो टॉर्च वे वाहनों की, या तो हेड लैंप ही पूछ लेगा, या वाहनों के अग्रदीप में, हेड लैंप की हिंदी होती है अग्रदीप। तो व्हीकल में मत रटना कि व्हीकल में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, नहीं, आप कहोगे साहब कि या तो व्हीकल के पश्च दर्पण में या व्हीकल की हेड लैंप में, तो व्हीकल में दोनों तरह के दर्पणों का इस्तेमाल है। जरा बताइए। जी हाँ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और ये हो गए दर्पणों के उपयोग। एक बार अगर सभी का समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो, तो थम्स अप करो। मैं तो कहूंगा कि केवल इसके लिए याद करो उत्तल दर्पण, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए हर जगह आप अवतल दर्पण ही कह दोगे कि अवतल दर्पण होता है। एक बार थम्स अप करेंगे। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? ब्यूटी माने सौंदर्य, पार्लर का नहीं पता मुझे, बाकी करना भी क्या है यार, ब्यूटी पार्लर ही पूछता है इंग्लिश में। जॉब पर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, क्लासेस के बाद जॉब, फिर शाम को क्लासेस। व्हीकल साइड मिरर में उत्तल लेंस, सुमित बाबू बिल्कुल बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलो, तो यहां तक हमारा लेंस और दर्पण खत्म हो गया है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम लेंस के क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने दर्पणों के सवाल किए थे, तो आपको याद होगा दर्पणों में कैसे कैसे सवाल किए थे। एक तो सवाल थ्योरेटिकल बनते हैं दर्पणों में, कि किसी दर्पण में वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस पूरे चार्ट से बनते हैं जो हमने पढ़ा था। उसके बाद दर्पण के सूत्र से बनते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बाद आवर्धन के सूत्र से बनते हैं m बराबर -v/u बराबर I/o। यहाँ से सवाल बने थे। तो दर्पण में 3 जगह से सवाल बनते हैं, लेकिन लेंस में 4 जगह से सवाल बनते हैं। 3 जगह तो हो ही गई, चौथी जगह एक अपवर्तनांक भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो आप सभी को ये चारों चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आप इसके सवाल करना चाहते हो। अब आप मुझे बताओ कि मुझे चारों टॉपिकों से सवाल कराने हैं, कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है प्रतिबिंब के बनने से, कि कहाँ वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरा न्यूमेरिकल, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बनेगा। दूसरा न्यूमेरिकल सवाल इसके लेंस के सूत्र से, तीसरा आवर्धन के सूत्र से, और चौथा अपवर्तनांक से। तो 4 जगह से यहाँ पर सवाल बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल। अगर आप अभी कहो तो मैं अभी शुरू करा दूँ, हमारे पास 4-5 मिनट का समय है, एक आधा सवाल हो जाएगा। या आप ये कहो नहीं जी हम एक बार अच्छे से रिवाइज कराएंगे और आप कल ही एक साथ शुरू कर लेना, तो आप मुझे ये बताइए। जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। 45 मिनट की क्लास हमारी रहेगी, तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है बस। लेंस के केस 2 समझा दीजिए। लेंस का केस 2 पावर का, देखो समझना कुछ नहीं है, आप इसको सीधा सीधा याद रखो कि अगर 2 लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे तो उनकी पावर का फॉर्मूला ये होगा और फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होगा, जिसमें d क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अभिषेक बाबू बताओ बताओ क्या समस्या है आपकी, ये बताओ। आज ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी एक सवाल हो पाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर हम कल एक सीक्वेंस में सवाल करें तो मेरी राय से तो वो बढ़िया है। बाकी आप जैसा कहेंगे, मैं तो आपके हिसाब से चल रहा हूँ।
अच्छा, एक चीज और है भाई कि मैराथन आप सभी की शुरू हुई है एएलपी के लिए, तो सभी विषयों की मैराथन आप सभी को भी लेनी है। और साइंस की जो मैराथन है, हालांकि मैं आपको तब भी बताऊंगा, साइंस की मैराथन 22 तारीख को सुबह 8 बजे है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका और ऑप्टिक्स इतने की ही मैराथन होगी, क्योंकि एएलपी में सिलेबस ही ये है। हालांकि ग्रुप डी में भी हमारा यही सिलेबस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही मैग्नेटिज्म आता है और आपका ऑप्टिक्स आ जाता है। सिलेबस हमारा उतना ही है। तो आप सभी को भी एएलपी वाली मैराथन सारी लेनी है। उसकी एक कॉपी बना लेना अलग से, क्वेश्चन की कॉपी कह दो उसको, जिसमें आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लिखें, मॉक टेस्ट में जो सवाल ना है उसको लिख लो। एक कॉपी बनाओ अलग से, उसको क्वेश्चन कॉपी लिख लो उस पर, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोई, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बुक से कर रहे हो तो कैसे किया करो, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे अगली बार कम समय लगे। क्योंकि अभी तो आपके पास इतना समय है, लेकिन पेपर से पहले सारी चीज़ों को रिवाइज करने का उतना समय नहीं होता। रिवीजन करने की स्मार्ट टेक्निक बता रहा हूँ। आपने पढ़ा, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 100 क्वेश्चन करे, ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 ही नहीं आते आपको। 50 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखते ही बन गए हों, 50 क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा हो, तो जिन 50 क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखना पड़ा हो उनके ऊपर लगा लो स्टार। ठीक, इसका मतलब यह है कि उन 100 में से 50 को तो मैं कर ही दूंगा, वो तो मुझे परमानेंट याद है। उन 50, बाकी 50 जिन पे स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि ये मुझे नहीं आते थे। अच्छा, उनको कॉपी में मत लिखना। कॉपी में किसको लिखो, जैसे मॉक टेस्ट लगाया आपने, आपको मॉक टेस्ट में 50 में से 30 सवाल आपने कर दिए, 20 सवाल आपको नए लगे। अब मॉक टेस्ट तो सबमिट कर दोगे, वो तो चला जाएगा, चलो बुक तो आपके पास रहेगी, मॉक टेस्ट थोड़ी रहेगा। तो पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा, कॉपी लो फटाफट से, मॉक टेस्ट के एनालिसिस में से उन 20 सवालों को ऐसे उतार दो, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं, सीधे सीधे सवालों को उतार दो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों। उसके बाद मान लीजिए आप सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करने बैठ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करने बैठेंगे, 25 सवाल प्रैक्टिस सेट में कोई भी टीचर आपको कराएंगे, 25 से 30। ऐसा तो है नहीं कि 25 से 30 के 30 ही नहीं आते, तो पूरी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। 30 सवाल हैं, फटाफट कॉपी लेके बैठो। 30 में से 15 आपको आ गए, 15 नहीं आए, फटाफट 15 को नोट कर दीजिए फटाफट। तो आपके पास हर जगह से क्वेश्चन हो जाएंगे, और एट द एंड जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो सिर्फ जरूरत यही पड़ती है कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस का एक बैंक हो गया, और उसमें पता है मजे की बात, वो खजाना है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल वो सवाल हैं आपकी बुक में और कॉपी में जो आपको नहीं आते हैं। मतलब हम सीधा अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही आपको मैराथन में से क्वेश्चन ले लेने हैं। मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, उससे पहले रिवीजन कर लो सारा का सारा। अगर आप सच में मैराथन का 100% यूज करना चाहते हो, तो मैराथन को अच्छे से कवर करिए। पहले अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लो फटाफट से, जब तक मैराथन आए साइंस की, पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, या किसी भी विषय की मैराथन आप ले रहे हैं, सिलेबस रिवाइज करके ही बैठना। उससे देखना जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। अब आपने सिलेबस ही रिवाइज नहीं किया, टीचर ने पढ़ाया है, आपने उस समय पढ़ा था, लेकिन मैराथन में आपसे वही क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आपको भी डर लगने लगेगा, यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसे लगेगा। तो खुद का कॉन्फिडेंस आपको खुद को ही बढ़ाना है। रिवीजन कर लीजिए जितना अब तक पढ़ा है, तब मैराथन में बैठो। देखना बहुत सारे सवाल टक 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 बनते चले जाएंगे। कुछ सवाल नए भी लगेंगे, वो तो हमेशा लगते ही लगते हैं। उन नए सवालों को कॉपी में लिखते चले जाओ, वही तो हम अपनी कमियों पर काम करना कहते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।